मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता। लेकिन इस शहर के इतिहास में एक ऐसा मर्डर केस है जो 18 साल बीत जाने के बाद भी आज तक अनसुलझा है। यह मुंबई का सबसे लंबा चलने वाला मर्डर केस, जहां 4 दीवारों के अंदर एक लड़की की लाश मिली और बाहर की दुनिया आज तक उस मौत का मतलब तक नहीं समझ पाई। घर बंद था, खिड़कियां सील थी और बिस्तर के नीचे थी उसी लड़की की लाश जिसे पिछले 24 घंटे से पूरा शहर ढूंढ रहा था। माँ बाप की आंखों के सामने बिखर गई थी जिंदगी। पुलिस ने सुराग ढूंढे, कोर्ट ने केस खोला, पर जवाब आज तक नहीं मिला। क्योंकि हर शक, हर सबूत जैसे किसी काम का ना हो। तो आज हम उस केस की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसाफ और हकीकत दोनों के गले पर सवाल है। क्यों 18 साल बाद भी ये केस बंद नहीं हुआ? आखिर पुलिस से कहां चूक हुई? और क्या सच में कातिल आज भी हमारे बीच में जिंदा है? उन्नीस जुलाई 2007 मुंबई की एक आम सुबह। पर उस सुबह की हवाओं में कुछ ऐसा था जो किसी अनदेखी बेचैनी की गवाही दे रहा था। डोंबिवली की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाला गवारे परिवार भी उस दिन अपने रोज के रूटीन में व्यस्त था। घर के मुखिया हिंदू राव गवारे, जो एक बैंक में काम करते थे, रोज की तरह ठीक 9:30 बजे अपने दफ्तर के लिए निकल गए। पत्नी कल्पना गवारे एक स्कूल में शिक्षिका थी, वो भी अपनी ड्यूटी पर चली गई। घर में उनकी छोटी बेटी स्नेहल गवारे ही थी, जो अंधेरी में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज की 2nd ईयर की छात्रा थी, जबकि बड़ी बेटी शीतल गवारे लंदन में पढ़ाई कर रही थी। इसलिए घर में स्नेहल ही हमेशा अकेली रहती थी। और आज भी सुबह लगभग 9:30 बजे स्नेहल भी कॉलेज के लिए निकल पड़ी। दिन धीरे धीरे ढलने लगा। 4 बजे के करीब कल्पना गवारे अपनी स्कूल ड्यूटी पूरी करके घर लौटी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने घर के बाहर कदम रखा, कुछ अजीब सा महसूस हुआ। स्नेहल की चप्पलें दरवाजे के बाहर पड़ी थी और घर का दरवाजा बाहर से कुंडी लगा हुआ था। कल्पना को यह सब कुछ अजीब लगा। कल्पना ने कुंडी खोली और अंदर दाखिल हुई। घर एकदम शांत था, एक असामान्य डरावनी खामोशी में डूबा हुआ। टेबल पर एक पानी का गिलास रखा था, जिसे देखकर कल्पना को लगा शायद स्नेहल ने ही रखा होगा, पर घर में स्नेहल नहीं थी। कल्पना ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और स्नेहल को कॉल किया, पर फोन स्विच ऑफ था। उसी समय मोबाइल स्क्रीन पर स्नेहल का एक मैसेज नोटिफिकेशन आया, जो उसने पहले कभी भेजा होगा। जब कल्पना ने मैसेज खोला, वो खाली था, एक ब्लैंक मैसेज। ये देखकर कहीं ना कहीं कल्पना के मन में किसी अनहोनी की आशंका ने घर कर लिया। कल्पना का दिल धड़क उठा। स्नेहल कभी ऐसा नहीं करती थी। हर दिन वो माँ के आने से पहले ही घर पर पहुंच जाती थी, पर आज ना उसका अता था और ना पता था, ना ही कोई खबर। कल्पना ने तुरंत स्नेहल के दोस्तों को फ़ोन किया, आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी स्नेहल को नहीं देखा था। समय यूं ही सरकता गया और शाम के 7 बज चुके थे। तभी हिंदू राव गवारे अपने बैंक से घर लौटे। घर में घबराई हुई पत्नी को देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ? कल्पना की आवाज कांप रही थी। स्नेहल का कोई पता नहीं चल रहा, फोन बंद है, दोस्तों से भी बात की, कहीं नहीं मिली। ये सुनते ही हिंदू राव के चेहरे का रंग उड़ गया। वे तुरंत बाहर निकले, दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सभी से पता किया, पर हर जवाब वही था, नहीं देखा। अब घर में डर उतर चुका था। कल्पना के स्कूल के साथ ही हिंदू राव के बैंक के सहकर्मी, रिश्तेदार सभी एकत्र होने लगे। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, आखिर स्नेहल गई कहां? रात के करीब 10 बज चुके थे। माँ बाप की उम्मीद अब डर में बदल चुकी थी। आखिरकार हिंदू राव और कल्पना दोनों डोंबिवली पुलिस थाने पहुंचे और स्नेहल गवारे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पूरी औपचारिकता के साथ रिपोर्ट ली। स्नेहल की उम्र, उसकी कॉलेज डिटेल्स, दोस्तों के नाम और उसकी एक तस्वीर ली ताकि सर्च शुरू की जा सके। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह गुमशुदगी की रिपोर्ट
आने वाले वक्त में मुंबई के इतिहास का सबसे रहस्यमयी केस बनने वाली थी। एक ऐसा केस जो 18 साल बाद भी इंसाफ की दहलीज पर अधूरा खड़ा था। बहरहाल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद गवारे परिवार घर लौट तो आया, लेकिन घर शब्द उस रात उनके लिए बस एक ढांचा भर रह गया था। कमरों में लोगों की भीड़ थी, लेकिन हर चेहरा चिंता, डर और अनकहे सवालों से भरा हुआ था। ड्राइंग रूम में हिंदू राव गवारे के बैंक के सहकर्मी बैठे थे। कुछ खड़े होकर टहलकदमी कर रहे थे, कुछ बार बार घड़ी देख रहे थे, कुछ बस दीवार को घूरते हुए स्नेहल की एक तस्वीर को अपने दिल में टटोल रहे थे। और दूसरी ओर कल्पना गवारे की स्कूल की कुछ सहकर्मी और परिवार की महिलाएं बेडरूम में बैठी थी। हर किसी की आंखों में नींद तो थी, पर कहीं ना कहीं दिल में बेचैनी भी थी। पूरी रात स्नेहल के इंतजार में बीती। कोई नहीं सो पाया, किसी में सो पाने का हौसला बचा ही नहीं था। और देखते ही देखते सुबह के तकरीबन 5:30 बज गए। हॉल में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। हिंदू राव गवारे अपने एक बैंक सहकर्मी के साथ हॉल में बैठे हुए थे। अचानक कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक तेज, दिल दहलाने वाली चीख गूंज उठी। वो आवाज बेडरूम की तरफ से आई थी। ये सुनकर दोनों बिना एक शब्द बोले भागते हुए बेडरूम की ओर दौड़े। दरवाजा जैसे ही धक्का देकर खोला, अंदर होने लगा जैसे कमरा अचानक किसी डरावनी खामोशी का मंदिर बन गया हो। कल्पना गवारे बेड के पास एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। उनके हाथ उनके मुंह पर थे, आंखें फटी हुई और सांसें टूटी हुई। उनके पीछे खड़ी महिलाएं कांपती हुई उंगलियों से बेड के नीचे की ओर इशारा कर रही थी। उनकी आंखों में ऐसा डर था जो किसी भूकंप या किसी तूफान से भी बड़ा हो। बिस्तर के नीचे से एक हाथ दिखाई दे रहा था, नाजुक, ठंडा और बिल्कुल स्थिर, जैसे उसमें कोई प्राण ही ना हो। तभी हिंदू राव ने आगे बढ़कर कांपते हाथों से बेड को उठाया और अगले ही पल उनकी दुनिया हमेशा के लिए टूट गई। बेड के नीचे उनकी बेटी स्नेहल गवारे की लाश पड़ी हुई थी। स्नेहल, जिसकी तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में चिपकाई गई थी, जिसकी तलाश में पूरी रात सब पागलों की तरह भागते रहे। वो पूरा समय उसी घर में थी, सिर्फ जिंदा नहीं। उसके दोनों हाथ पीछे से रस्सी से बंधे हुए थे। उसके मुंह में जबरदस्ती एक कपड़ा ठूसा गया था, शायद चीख को दबाने के लिए। चेहरे पर दर्द की जमी हुई परछाइयां बताती थी कि मौत आसान नहीं थी। कमरा अचानक चीखों, रोनों और टूटती हुई सांसों से भर गया। कल्पना वहीं थम से बैठ गई। एक माँ जिस दुख को महसूस करती है वो शब्दों में कभी नहीं आ सकता। हिंदू राव ने कांपते हाथों से अपनी बेटी को उठाया, जैसे पूरी दुनिया इस एक पल में उसके कंधों पर आ गिरी। और तुरंत ही हिंदू राव और उनके 2-3 साथी स्नेहल को गोद में लेकर पास के अस्पताल की ओर भागे। अस्पताल का इमरजेंसी रूम, जहाँ उम्मीदें अक्सर डॉक्टरों के चेहरों में ढूंढी जाती है, लेकिन आज डॉक्टरों ने सिर्फ एक नज़र डाली, नब्ज चेक की और फिर सिर हिला दिया। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। और बस परिवार की दुनिया एक ही वाक्य में ख़त्म हो गई। स्नेहल की मौत की खबर पुलिस तक पहुंच चुकी थी। जिस रिपोर्ट पर कल रात गुमशुदगी लिखा गया था, उसके ऊपर आज सुबह मोटे अक्षरों में नया शब्द दर्ज हो चुका था, मर्डर। पूरा केस अब उलट चुका था। पुलिस अब किसी गायब हुई लड़की को नहीं ढूंढ रही थी, पुलिस अब कातिल को ढूंढ रही थी। सबसे पहले पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि इस रिपोर्ट पर टंगा था मौत का सच। 2 दिन बाद आखिरकार पुलिस के हाथ वो रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट साफ कहती थी, स्नेहल की मौत दम घुटने से हुई थी। किसी ने उसके मुंह में ठूसे गए कपड़े से उसकी सांसें छीन ली थी। यह अब शक नहीं, पूरी तरह सुनियोजित हत्या थी। फोरेंसिक टीम घर में दाखिल हुई, कमरा सील हुआ, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग, हर कोना खंगाला गया। लेकिन जैसे ही फिंगरप्रिंट्स निकाले गए, एक के बाद एक के बाद एक फिंगरप्रिंट्स इतने मिले कि जांच अधिकारी ने माथा पकड़ लिया। क्योंकि जहां स्नेहल की लाश मिली थी, वो कमरा तो पिछली रात लोगों से भरा हुआ था। परिवार, रिश्तेदार, बैंक सहकर्मी, पड़ोसी, हर किसी ने उस बेड को, उस कमरे को छुआ था। क्राइम सीन पूरी तरह कंटेमिनेट हो चुका था। इसका मतलब कातिल के असली निशान अब हजारों अनजाने हाथों में खो चुके थे। जहां हर सुराग धुंध में मिल रहा था, परंतु एक चीज थी जो कहीं नहीं मिली, वो था स्नेहल का फोन। उसका मोबाइल शुरू से ही गायब था और मौत से पहले भेजा गया खाली मैसेज पहले ही परिवार को बेचैन कर चुका था। अब पुलिस ने फोन को सीधे सर्विलांस पर लगा दिया। अगर फोन कहीं ऑन हुआ
तो पुलिस तक उसकी लोकेशन पहुंच जाएगी। शायद यह केस का अब तक का सबसे संभावित सुराग हो सकता था। एक एक कर सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन हर जवाब या तो अधूरा था या किसी निष्कर्ष की ओर नहीं जाता था। तब पुलिस ने वही सवाल पूछा जो ऐसे हर केस में पूछा जाता है। किसी पर शक है? किसी से झगड़ा? किसी लड़के से दोस्ती या कोई अफेयर? कल्पना थोड़ी हिचकी, फिर बोली, हाँ, स्नेहल का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था हिरेंद्र राठौर, और यही नाम था जिसने पहली बार पुलिस के कानों को सचमुच खड़ा कर दिया, क्योंकि आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आया था जो स्नेहल के बेहद करीब था, और करीब रहने वाले लोग अक्सर ऐसे मामलों में सबसे पहले सस्पेक्ट बनते हैं। परिवार के साथ साथ अब पुलिस की नज़रें भी हिरेंद्र पर जाकर टिक चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने हिरेंद्र से संपर्क किया और पूछताछ शुरू हुई। हिरेंद्र पूरा सहयोगी लग रहा था। उसने कहा, हाँ, मैं और स्नेहल एक दूसरे को बहुत समय से जानते थे, हम रिलेशनशिप में थे। उसने आगे बताया, मैं अक्सर उसके घर जाता था और आंटी कल्पना मैडम को हमारे रिश्ते के बारे में सब पता था। पुलिस ने तुरंत कल्पना से क्रॉस चेक किया। कल्पना ने यह बात स्वीकार की, लेकिन जब पुलिस ने हिंदू राव गवारे से यही सवाल पूछा कि आपको पता था कि आपकी बेटी एक लड़के को डेट कर रही है, हिंदू राव ने साफ साफ कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। एक ही घर में रहते हुए माँ को पता था, पिता को नहीं। यह बात पुलिस को थोड़ी अजीब लगी, बहुत अजीब, क्योंकि ऐसे मामलों में जो नहीं जानता अक्सर सबसे ज़्यादा जानता है। पुलिस फिर एक बार हिरेंद्र से पूछताछ करती है। इस बार हिरेंद्र पहले से ज़्यादा शांत दिखाई देता है, मानो उसके पास पहले से तैयार जवाब हो। वह बताता है कि पिछले 2 हफ्तों से उसके और स्नेहल के बीच ठीक वैसा रिश्ता नहीं था जैसे पहला हुआ करता था। उनके बीच अनबन की वजह थी उसके कुछ दोस्त। दरअसल हिरेंद्र पुलिस को समझाते हुए कहता है, 2 हफ्ते पहले मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था। स्नेहल को मेरा उन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं था, इसी बात से झगड़ा हुआ था, पर बाद में हमने सब सेटल कर लिया। बस इसके बाद हमारी फ़ोन पर बात कम ही होती थी और इसकी वजह था मेरा फ़ोन। इसके बाद वो एक छोटी सी बात बताता है, पर पुलिस के लिए वो बात छोटी नहीं थी। मेरा फ़ोन इन 2 हफ्तों से ख़राब चल रहा था, बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती थी, इसलिए मैं फ़ोन सिर्फ तभी ऑन करता था जब मुझे वाकई किसी से बात करनी होती। बाकी समय मेरा फ़ोन बंद ही रहता था। पुलिस थोड़ी देर तक उसे घूरती रहती है, फिर वही सवाल पूछती है, कत्ल वाले दिन तुम कहाँ थे? हिरेंद्र बिना सोचे जवाब देता है, मैं सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक अपने काम पर था। पुलिस उसे जाने देती है, लेकिन हिरेंद्र के जाते ही पुलिस उसकी कुंडली खंगालने लगती है। वे उसके ऑफिस पहुंचते हैं और उसके सहकर्मियों से पूछताछ करते हैं। उसके सहकर्मी 3 लोग एक ही बात कहते हैं, हाँ, वो 19 जुलाई को सुबह 9:30 से 5:30 तक यहीं था। पुलिस अब अटेंडेंस रजिस्टर की मांग करती है और यहीं से कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि उस तारीख का अटेंडेंस पेज गायब था, सिर्फ एक ही दिन का, 19 जुलाई का। पुलिस अधिकारी एक दूसरे को देखने लगते हैं। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि सिर्फ उसी दिन की शीट कैसे गायब हो सकती है। क्या यह संयोग था या किसी ने इसे जानबूझकर हटाया था? यह बात हिरेंद्र पर शक को और पुख्ता करती है, लेकिन पुलिस सिर्फ अटेंडेंस की कमी पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, खासतौर पर जब 3 लोग गवाही दे रहे हो कि वो पूरे दिन भर ऑफिस में था। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और तभी एक और बड़ा मोड़ आता है। स्नेहल का मिसिंग फ़ोन। आखिरकार उसकी लोकेशन मिल जाती है। दरअसल स्नेहल का मोबाइल एक परचून की दुकान से बरामद होता है। दुकानदार बताता है कि उसने यह फ़ोन 3500 रुपये में एक अजनबी आदमी से ख़रीदा था। जब उससे पूछा गया कि फ़ोन कहाँ से मिला, तो उस आदमी ने कहा सड़क पर पड़ा मिला। पुलिस दुकानदार से उस आदमी का हुलिया पूछती है और उसकी बताई डिटेल पर एक स्केच तैयार किया जाता है, और यह स्केच परिवार को दिखाकर सभी से पूछा जाता है कि क्या वो इस आदमी को जानते हैं, मगर सभी साफ कह देते हैं कि वे इस आदमी को नहीं जानते। अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा था। ना फ़ोन बेचने वाला मिला, ना कोई गवाह, और ना ही हिरेंद्र की तरफ से कोई सीधी कड़ी। इसी वजह से पुलिस अब पूरी जांच का फोकस वापस स्नेहल के घर और परिवार की ओर मोड़ देती है और दोबारा उनसे पूछताछ शुरू करती है। इसी बीच स्नेहल की बड़ी बहन और हिंदू राव गवारे की पहली बेटी
अपनी बहन की मौत की खबर सुनते ही लंदन से भारत पहुंच जाती है। पुलिस जब परिवार की दोबारा पूछताछ शुरू करती है तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आते हैं। इसमें से पहला खुलासा है, शीतल ने अपने पिता हिंदू राव के खिलाफ पहले भी पुलिस में मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई थी। इससे परिवार के अंदरूनी झगड़ों का पहला धागा सामने आता है। जबकि दूसरा खुलासा, हिंदू राव और उनकी पत्नी कल्पना के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। झगड़े की वजह कल्पना और हिंदू राव के एक रिश्तेदार अनिल जावलेकर के बीच संदिग्ध संबंधों की आशंका थी। हिंदू राव को शक था कि कल्पना का अनिल के साथ कुछ चल रहा है और इसी बात पर घर में लगातार लड़ाई होती थी। इन झगड़ों में अक्सर शीतल और स्नेहल अपनी मां का ही पक्ष लेती थी, जिससे हिंदू राव और भी भड़क जाते थे। इसके साथ ही पुलिस के पास पहले से ये जानकारी थी कि स्नेहल और हिरेंद्र का अफेयर था, जिसकी जानकारी कल्पना को थी पर हिंदू राव को एकदम नहीं। अब जांच बिल्कुल एक नए एंगल पर पहुंच गई थी और पुलिस ने परिवार के भीतर से 3 लोगों को प्राथमिक संदिग्ध माना। कल्पना गवारे यानी कि स्नेहल की मां, हिंदू राव गवारे पिता, अनिल जावलेकर यानी कि रिश्तेदार। जबकि शीतल लंदन में रहती थी, इसलिए वह जांच के दायरे से लगभग बाहर ही थी। अब पुलिस के पास कत्ल से जुड़े 4 संभावित नाम थे, पर किसी के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने इन चारों के लिए मोटिव थ्योरी बनाई। पहला, हिंदू राव, शक, गुस्सा, घरेलू कलह, पत्नी पर शक, बेटियां पत्नी का साथ देती थी, ऊपर से हिरेंद्र के साथ स्नेहल का रिश्ता जिसका उन्हें पता ही नहीं था। क्या गुस्से में उन्होंने ही अपनी बेटी का कत्ल तो नहीं किया? दूसरी थ्योरी, कल्पना और अनिल जावलेकर की। क्या ऐसा हो सकता है कि स्नेहल ने अपनी माँ और अनिल के रिश्ते का सच देख लिया हो और इसी कारण कल्पना और अनिल ने उसे रास्ते से हटा दिया? और इसके साथ ही तीसरी थ्योरी है हिरेंद्र की। उसके झगड़े, उसकी अनुपस्थिति, फ़ोन की कहानी, सब कुछ उसे भी शक के घेरे में रखता था। अब सवाल एक ही था, इन चारों में से किसका हाथ स्नेहल के कत्ल में हो सकता है? कोई सबूत नहीं, कोई क्लू नहीं, सिर्फ शक। आखिरकार पुलिस एक बड़ा कदम उठाती है। इन चारों के साइकोलॉजिकल टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करने का निर्णय लेती है। फोरेंसिक और पॉलीग्राफ रिपोर्ट आने में समय लगा, लेकिन जब यह रिपोर्ट आखिरकार पुलिस के हाथ आई तो उसने जांच को और उलझा दिया। सबसे पहले कल्पना गवारे और अनिल जावलेकर को फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने लगभग क्लीन चिट दे दी। उनके जवाब, उनकी हार्ट रेट और मनोवैज्ञानिक पैटर्न तीनों एक दूसरे से मेल खाते थे। पॉलीग्राफ में कोई ऐसा संकेत नहीं मिला जो उन्हें हत्या से जोड़ता हो। हिरेंद्र राठौर को भी लगभग क्लीन चिट ही मिल गई थी, लेकिन एक सवाल पर सब गड़बड़ हो गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में उससे पूछा गया, क्या स्नेहल के कत्ल में तुम्हारा कोई हाथ है? हिरेंद्र ने तुरंत कहा, नहीं। लेकिन मशीन ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी हार्ट रेट बढ़ गई और सांसें तेज हो गई थी। उसका जवाब और उसका शरीर दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे। यह पहली बार था जब हिरेंद्र पुलिस की नज़रों में फिर से गहराई से आया। लेकिन उलझन यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हिंदू राव गवारे की पॉलीग्राफ रिपोर्ट में भी कुछ सवालों पर संदेह का संकेत मिला था। सीधे सीधे कुछ साबित नहीं हो रहा था, मगर दोनों की रिपोर्ट जांच को और उलझा रही थी। हालांकि कानून में इन रिपोर्टों को सबूत नहीं माना जाता, लेकिन ये तहकीकात की दिशा तय करती हैं और दिशा अब 2 तरफ खींच रही थी, हिरेंद्र या हिंदू राव। दूसरी तरफ समय बीत रहा था। साल दर साल गवाहों की यादें धुंधली, सुराग पुराने और केस लगातार ठंडा होता जा रहा था। आखिरकार पुलिस के हाथ जब कुछ भी नहीं लगा तो यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। इसी बीच सबूतों की कमी के कारण हिरेंद्र को पुलिस की तरफ से लगभग क्लीन चिट मिल गई और जैसे ही मौका मिला वह हायर एजुकेशन के लिए यूएसए चला गया। 2007 से लेकर 2010 पूरे 3 साल बीत चुके थे, पर जांच 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी थी। कानून के हिसाब से पुलिस ने कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें साफ लिखा था, इस मामले में जांच आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं है। हम केस को बंद करने की अनुमति चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने सख्त लहजे में इसे खारिज कर दिया और आदेश दिया कि मामला खुला रहेगा। उसी दौरान हिरेंद्र राठौर के पिता का निधन हो गया। यह खबर जैसे ही यूएसए में हिरेंद्र तक पहुंची, वह बिना एक पल गवाए फ्लाइट पकड़कर भारत लौट आया। हिरेंद्र के भारत लौटने के कुछ ही दिन बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। कल्याण कोर्ट में खुद हिरेंद्र राठौर ने बयान दिया, अगर इस केस की जांच में मेरी ज़रूरत है
तो मैं अपना नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। यह कदम बेहद अनोखा था, क्योंकि आमतौर पर आरोपी नार्को और पॉलीग्राफ से बचते हैं, पर हिरेंद्र खुद इसकी मांग कर रहा था। 7 अप्रैल 2010 को वो भारत आया था और 9 अप्रैल 2010 को उसने कोर्ट में नार्को टेस्ट के लिए आवेदन दाखिल कर दिया। कोर्ट ने उसकी अर्जी मंजूर कर ली और पुलिस को निर्देश भेज दिए। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि हिरेंद्र देश वापस आ चुका है, उनका ध्यान फिर उसी अधूरे सुराग पर गया, मिसिंग अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर का गायब होना पुलिस को शुरू से संदिग्ध लग रहा था और इसी आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के 20 अप्रैल 2010 को पुलिस हिरेंद्र को गिरफ्तार कर लेती है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। ये मामला जितना क्राइम भरा था उतना ही हैरान करने वाला भी, क्योंकि सिर्फ एक गुम हुए रजिस्टर के आधार पर किसी को हत्या का आरोपी मान लेना जांच की कमजोरी को भी उजागर कर रहा था। 1 महीना जेल में बिताने के बाद पुलिस आखिरकार कोर्ट में मान गई कि हमारे पास हिरेंद्र के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, और इसी बयान के आधार पर 26 मई 2010 को हिरेंद्र को जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन असली मोड़ इसके बाद आया, जिस नार्को टेस्ट के लिए हिरेंद्र खुद कोर्ट गया था। जब वक्त आया तो उसने अपना आवेदन वापस ले लिया। उसने पुलिस और कोर्ट दोनों के सामने कहा, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं हूँ। इतना बड़ा यू टर्न जांच को एक बार फिर उलझा गया और फिर वक्त बीतता गया। 2010, 2015, 2020 और अब 2025, 18 साल गुजर गए, पर यह केस आज भी वहीं खड़ा है जहां उस रात खड़ा था, जहां कल्पना गवारे ने बेड की चादर उठाकर अपनी बेटी की निर्जीव देह देखी थी। अब तक पुलिस की नज़रों में 4 नाम हैं: कल्पना गवारे, हिंदू राव गवारे, अनिल जावलेकर, हिरेंद्र राठौर। फोरेंसिक के झुकाव, पॉलीग्राफ की उलझन, रिश्तों की टूटन, शक, ईर्ष्या, गुस्सा और एक लंबा साया मिसिंग अटेंडेंस रजिस्टर का। कोई साफ सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई स्वीकारोक्ति नहीं, और इसी वजह से महाराष्ट्र के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला अनसुलझा मर्डर केस आज भी कोर्ट में खुला है। हर सुनवाई में, हर फाइल के पन्ने पर, हर पुलिस रिपोर्ट के कोने में वही एक सवाल लिखा है, आखिर स्नेहल गवारे का कातिल कौन है? और इस सवाल का जवाब 18 साल बाद भी रहस्य बनकर अंधेरे में पड़ा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपने इस पूरी कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक सुना, अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है स्नेहल का असली कातिल कौन हो सकता है और उसका कत्ल आखिर क्यों किया गया? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि आपके विचार ही इस केस को और भी ज़्यादा रोमांचक बना देते हैं। अगर आप और भी रियल मर्डर स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, सस्पेंस स्टोरी या कोई भी रोमांचक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही धांसू, रोमांचक और रियल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस स्टोरी को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो ऐसी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।